तो ये है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम उसको हम कहते हैं। और हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं और डिफरेंट जो है वो डाटा को फाइल को स्टोर करने का जो मेथड है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं। तो अभी आज एक हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन टी एफ एस यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम हम इसको कहते हैं। फॉलोइंग स्लाइड इसमें क्या होगा कि हमारे पास anatomy of NTFS based system, the FAT and root directory has been replaced by MFT directories को हमने रिप्लेस कर दिया and it is generally have two copies of other copy will be a mirror image of original। तो ये क्या हमने बेसिकली बना दिया कि एक फाइल सिस्टम जो है वो दूसरे फाइल सिस्टम की कॉपी हमने कंसीडर किया, सही है। और rest of the blocks are reserved for the user data. In the middle of the volume is a copy of first 16 MTF record which are very important to the system। जैसे यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास फैट एंड रूट डायरेक्टरी थी उसको हमने MFT से रिप्लेस किया, और उसमें जो 16 हमारे पास जो है वो हमारे पास ये मिरर फाइल टेक्नोलॉजी हम इसको कहते हैं MFT, ठीक है। तो ये पहली 16 और ये उसका मिरर बना दिया और बाकी जो है उसने यूजर का डाटा स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये 16 का कॉपी जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे है। अब इसके अंदर हमें बूट फैक्टर या स्ट्रक्चर नजर आएगा कि NTFS का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, कितनी बाइट्स उसकी होती हैं, कितनी फील्ड लेंथ होती है, और कौन कौन से फील्ड्स होते हैं और उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने एज इट इज, आपने इसको देख लेना है कि कौन सा एड्रेस जो है वो किस पे कितना बाइट स्टोर किए जाते हैं और उस फील्ड को हम क्या कहते हैं। कि बाबा ये बड़ा टेबल करने की जरूरत नहीं है, ये आप छोटे वाला टेबल कर लें बस, फिर आपका क्लियर हो गया। ये आपको एक सैंपल दिखाया गया है कि जो NTFS के अंदर हमें एक ब्लॉक या बूट ब्लॉक जिसको हम कहते हैं स्टोरेज होता है वो हमारे पास वो किस तरह का नजर आता है, और इसका जो पर क्लस्टर फैक्टर है वो बताया गया है। EMFT का बताया गया है। के बाद MFT इंटरनल स्ट्रक्चर, लॉन्ग फाइल, स्मॉल फाइल, लार्ज फाइल, इसमें एंट्री कैसे होगी ये बताया गया कि इसका स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन क्या होगी। उसके बाद एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आएगी, फाइल का नेम आएगा, सिक्योरिटी, डाटा, ऑब्जेक्ट आईडी, रिपेयर्स पॉइंट, इंडेक्स रूट, इंडेक्स लोकेशन, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये टेबल की समझ नहीं आई कि ये सारी चीजें इसका स्ट्रक्चर है या फिर क्या है, मुझे इसकी ये बताया समझ गया है नहीं कि आई। जब हम MFT के अंदर हम स्टोरेज करते हैं तो उसके अंदर जो उसका कहें कि सिंगल एलिमेंट हमने जब एंट्री करनी है उसकी, तो उस एंट्री की डिटेल बताइए कि उसमें हम क्या क्या चीजें स्टोर करते हैं। ये डिसअसेंबलिंग द NFT based NTFS based file is the file is created and sent search in the MFT। तो इसमें जो है वो एक फाइल क्रिएट की गई है और उसको MFT के अंदर सर्च किया गया है, एंड द फॉलोइंग स्लाइड्स ऑफ द नेम ऑफ द फाइल क्रिएटेड। तो ये हमने एक फाइल बनाई है, ठीक है, टेक्स्ट और TXT के नाम से। और जब हमने इसको क्रिएट किया है तो इसके अंदर ये कंटेंट हमने सेव किया है फाइल के अंदर ना।
ठीक है, अब फर्स्ट लॉजिकल ब्लॉक इज रीड टू रीड द कंटेंट ऑफ बीपीवी इन द एन एनटीएफएस फॉलोइंग टू द कंटेंट ऑफ बूट ब्लॉक फॉर इट। तो बूट सेक्टर ऑफ द वॉल्यूम, अब ये उसी जो डाटा को हमने स्टोर किया, अब उसको वो जो है वो आपको दिखा रहा है कि वो किस तरह से स्टोरेज के अंदर जो है वो जाके स्टोर होती है। तो ये उसका बूट सेक्टर वॉल्यूम है। ये वेरियस पैरामीटर आपको बताएगा कि जो हमारे पास हमने बनाया है उसकी अ, किस तरह से वो कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर हो रही है, जाके किस एड्रेस से शुरू हो रही है, और ये उसका सेक्टर क्लस्टर बना लिया है। ठीक है, और यहाँ से सेक्टर अगर हमें डिटरमिन करना है तो हमें क्या करना है, क्लस्टर को सेक्टर पर क्लस्टर से मल्टीप्लाई करा देना है। जो हमारा जैसे ये क्लस्टर नंबर है, एमएफसी क्लस्टर नंबर है, और एक सेक्टर के अंदर इतना जो है वो पर सेक्टर आ रहा है। तो अगर हमें किसी का सेक्टर नंबर को मालूम करना है तो हमें क्लस्टर नंबर को सेक्टर पर क्लस्टर से मल्टीप्लाई करवा देना, तो उसका सेक्टर नंबर निकल आएगा। ठीक है। जी सर। अच्छा, following show the sector number of the MFC and this volume was calculated first block, so no MFC no this volume is। तो ये उन्होंने यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह का कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सर ये जो सेक्टर निकाला है हमने, ये डिसअसेंबलिंग का था। जी जी, ये सेक्टर निकालने को ही डिसअसेंबलिंग कहते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद ये एंटी एफ एस वॉल्यूम इन डॉस, डॉस के अंदर अगर हमें एक्सेस करना है इसको, तो ये वो कह रहा है कि एंटी एफ एस वॉल्यूम कैन नॉट बी सेट इन डॉस, ये डॉस के अंदर सेट नहीं होगा यूजिंग डॉस बेस्ड फंक्शन लाइक रीड पीटीसी। डॉस डिवाइस ड्राइवर डज नॉट अंडरस्टैंड द एंटी एफ एस डाटा स्ट्रक्चर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि डॉस अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एंटी एफ एस को एक्सेस नहीं कर सकते, ना उसकी मिरर फाइल जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, तो डॉस के लिए हम कोई और फॉर्मेटिंग जैसे फैट 32 या जो हम पहले पढ़ते रहे फैट 16 वगैरह, वो हम यूज करेंगे। ओके, तो बाइस के फंक्शंस को यूज करते हुए हमें एन टी एफ एस के वॉल्यूम अगर यूज करना हो, तो सिस्टम हैज बोटेड इन डॉस देन द एन टी एफ एस वॉल्यूम कैन बी फेच्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड उसने कहा है कि हम यूज कर सकते हैं। वो क्या है, दिस टेक्निक मेथड ऑफ सर फिजिकल बूटेड एड्रेस। का मतलब क्या? किसका? बूटेड डॉस। सर डॉस का मतलब क्या है और बूटेड का मतलब क्या है? डॉस हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडो की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो से पहले होता था नॉर्मली, लेकिन ये कमांड लाइन होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में ये अगर हम देखें तो सीएमडी होती है ना, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम इंस्टॉल किया करते थे जब विंडो नहीं होती थी ना, तो उसमें एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस था। तो बूटेड का मतलब है कि अगर आपने अपने सिस्टम पर डॉस इंस्टॉल किया हुआ है, विंडो नहीं इंस्टॉल की हुई, तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, बूटेड का मतलब है बूटिंग करना, यानी विंडो इंस्टॉल करना या उसको डॉस को चलाना। ठीक है, जी सर। तो अगर हमें डॉस के फंक्शंस या बायोस फंक्शंस को यूज करके वैसे टेस्ट करना है, तो फिर हमें फिजिकल रेफरेंस को लेना है, और कैन वी टेस्ट कन्वर्टिंग जो है हमें से जो है वो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर को इस तरह से कन्वर्ट करना होगा एड्रेस के अंदर, और फिर जाके वो टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे करना है लेसन को एलबीए में, वैसे ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। Number of physical blocks of another partition, NTFS partition, LBA number of physical blocks, NP number of physical blocks in other partition plus hidden blocks पर F, तो ये सारी चीजें जमा करेंगे तो ये LBA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद डिस्क यूटिलिटीज हैं, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं करने वाली।
हाँ, ये फॉर्मेट को लेके इसको पढ़ लेना है कि लो लेवल फॉर्मेट होता है सेट द ब्लॉक साइज, set the initial values in the block, indexes the block for optimal usage. Just a minute. सर, जो ऊपर डिस रिलेटेड प्रोग्रामिंग है वो कैसे नहीं करनी। जी जी, अब बताएं क्या पूछें। हेलो। सर, जो ऊपर डिस्क रिलेटेड ये यूटिलिटीज, डिस्क यूटिलिटीज से रिलेटेड जो ऊपर प्रोग्रामिंग है वो करनी है या नहीं करनी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस ये फॉर्मेट इसका देख लें, क्विक फॉर्मेट फॉर्मेट। ठीक है। और डिस्क पार्टीशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, राइट द कोड टू पार्ट और पार्टीशन टेबल टू appropriately load the boot block of active partition in primary partition table. Place the data in the partition table regarding primary and extended partition as per specification of user assign the appropriate size of primary to extended partition and module। ये हम ना जब पार्टीशंस करते हैं तो हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटीज कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये वो उस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो जब हम पार्टीशंस बनाते हैं कि तो क्या होता है कि हमारी हार्ड डिस्क को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट उसके अंदर, पार्टीशंस के अंदर। तो उन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके हम याद रखते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल डिवाइस है, इसकी ये तीन जो हमने पार्टीशन बनाई है, जैसे ये सी पार्टीशन है, ये डी पार्टीशन है, ये ई पार्टीशन है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक पार्टीशन टेबल अलग से बनेगा, जिसमें हम ये याद रखेंगे कि सी का एड्रेस कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इसमें हम सारी इंफॉर्मेशन, इसी तरह डी का और ई का कहाँ से कहाँ तक है, ये सारा पार्टीशन टेबल के अंदर हम स्टोर करते हैं। ठीक है। उसके बाद स्कैन डिस्क है, सरफेस स्कैन फॉर बैड सेक्टर। इट अटेम्प्ट टू राइट अ ब्लॉक। बैड सेक्टर्स के लिए अगर हम अपनी हार्ड डिस्क को स्कैन करते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई बैड सेक्टर आ गया है, कोई इशू आ गया है, तो हम कैसे करते हैं। Surface scan for battery attempts to write a block. After writing, read the back-to-back content. Perform the CRC test on data and read block. If there is an error, if there is an error, then the data on that block is not stable. The cluster of that block should be marked that। तो सीआरसी बेसिकली एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम क्रॉसिंग करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, डाटा को रीड करने के लिए। तो अगर कहीं पे हमें डाटा रीड नहीं हो रहा, वहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम उस ब्लॉक को जो है वो डेड ब्लॉक कंसीडर करते हैं और कह देते हैं कि वहाँ पे बैड सेक्टर है, यानी हमारी हार्ड डिस्क खराब हो गई है। हम उसको स्कैन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन सा एरिया खराब है या नहीं है। तो स्कैनिंग करते हुए हम सीआरसी टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में क्या होता है कि सारे डाटा को रीड किया जाता है, और अगर कहीं से डाटा रीड नहीं होता तो वहाँ पे एरर आ जाता है। तो इस चीज़ को हम मार्क कर देते हैं एज अ बैड क्लस्टर या बैड सेक्टर के तौर। ठीक है।
उसके बाद लॉस चेंज है, दिस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर में लॉस Okay. आल्सो लॉग फॉर लॉस चेंज आर चेंज इन द फैट विच प्रॉपर्टी डोंट बिलोंग टू एनी फाइल। तो कुछ ऐसी चेंज होती हैं, ऐसा कुछ डाटा होता है जो किसी फाइल से बिलोंग नहीं कर रहा होता। तो बाद में कुछ ऐसी चीजें सेव हो जाती हैं जो कुछ एरर या पावर फेलियर के दौरान कोई डिलीट कर रहे थे कोई चीज़, तो हमारा डिलीट करते हुए लाइट बंद हो गई, तो वो जो कुछ डाटा डिलीट हो गया, कुछ रह गया, ऐसी चीजें जो होती हैं इसको लॉस चेन कंसीडर किया जाता है। इनको भी हम जो है वो फैट सिस्टम के अंदर ढूंढते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसमें हम ट्रैवर्स करते हैं, ट्रैवर्स का मतलब उसको बैकवर्ड लेकर जाते हैं। एंड ऑल द क्लस्टरिंग द फाइल्स आर मार्क्ड when done with all the files and folders. If some non-zero and non-result clusters are left, then they belong to some loss chain। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि तमाम के तमाम फाइल्स एंड फोल्डर्स को देखते हैं, सम नॉन जीरो एंड नॉन रिजल्ट क्लस्टर्स आर लेफ्ट, और करने के बाद, मार्क करने के बाद, कुछ ऐसे क्लस्टर या कुछ जो चीज़ें हैं वो अगर बच जाती हैं और उनके अंदर वो जीरो भी नहीं है, तो हम उन्हें कंसीडर करते हैं कि ये लॉस चेन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, ये करने वाली हैं, ये आपने कर लेंगे तो। अच्छा, एक मिनट में इसमें बताया गया है कि अगर कोई क्लस्टर है और वो एक ज़्यादा फाइल के अंदर, वन फाइल चेन के अंदर है, इट साइड टू बी क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, इस तरह से क्रॉस रेफरेंस कैन पेस्ट pose a great problem। Cross reference can be detected easily by traversing both the chain of all the files and mark the cluster number two। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ट्रैवर्स करें और हर एक को मार्क करते जाएं हम। ठीक है। इफ द क्लस्टर रेफर्स मोर देन वन, अगर कोई क्लस्टर जो है वो एक से ज्यादा दफा रेफर हो रहा है, तो इट्स मीन कि उसमें हमारे पास जो है वो इंडिकेट द क्रॉस रेफरेंस। तो सॉल्व द प्रॉब्लम ओनली वन रेफरेंस शुड बी मेंटेन। तो अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रेफरेंस हमें देना है। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट जो है वो हम डीफ्रेगमेंटर से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी काफ़ी है इतना, आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर अगली क्लास जो है वो पर डिस्कस करेंगे।